हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे भूगोल अभ्यास और भूगोल अभ्यास का ये हमारा छठा वीडियो है और हो सकता है ये हमारे आखिरी वीडियो भी हो, क्योंकि आपके 7 तारीख की एग्ज़ाम है। आपको जो वीडियो मिलेगी वो 6 तारीख तक ही मिलेगी, यानी कि कल तक 7 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो देखिए प्रश्नों को, यहाँ पे मैंने लगभग भूगोल से वो सारे प्रश्न उठाए हैं जहाँ से आपके एग्ज़ाम आ सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है। उस अक्षांश रेखाओं का चुनाव करना है जहां वर्ष में सूर्य कम से कम एक बार उस अक्षांश रेखा पर सीधे चमकता हो। आपके ऑप्शन देखिए दिया है। पहला ऑप्शन है कि कर्क और मकर रेखा के मध्य, या फिर आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य, या फिर केवल कर्क रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, और चौथा है कि केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य। देखिए पहले पृथ्वी की स्थिति को जान लीजिए। आपकी पृथ्वी है और 23.5 अंश झुकी है, और जो आपकी भूमध्य रेखा है और मकर रेखा और कर्क रेखा, ये तीनों रेखाएं ऐसी हैं जहाँ पे वर्ष में एक बार इन रेखाओं पर सूर्य निश्चित रूप से सीधा चमकता है। और पूछा है कि किन अक्षांशों पर जो दोपहर का सूर्य है वो साल में एक बार कम से कम सीधा चमकता है। तो देखिए ये तीनों हैं। आपका ऑप्शन देखिए, कर्क और मकर रेखा के मध्य, ये आपका कर्क रेखा है और ये है मकर रेखा। इन दोनों के मध्य जो स्थान है, जो जितनी भी रेखाएं आती हैं उन पे सूर्य एक बार निश्चित रूप से सीधा चमकता है साल में एक बार। इसलिए प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन एक आपका सही है। लेकिन दूसरे ऑप्शन को भी देख लीजिए, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पे। देखिए जो आर्कटिक वृत्त है, ये दोनों पोल हैं, यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता कि सूर्य सीधे चमकता है। यहाँ हमेशा सूर्य की किरणें सदैव साल भर तिरछी पड़ती है, और यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा पर। अगर देखें तो आपकी 3 रेखाएं यहाँ पे हैं, तो ये तीनों रेखाओं पर सूर्य सीधे चमकता है। आपके जो ऑप्शन में केवल 2 रेखाओं का नाम दिया है, चौथे में भी केवल 2 रेखाएं, इसलिए दोनों गलत हो जाती है। आप प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन एक आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि सूफी संतों के मकबरे को कहा जाता है, सूफी संत हैं उनके मकबरों को क्या कहा जाता है? तो उनके मकबरों को दरगाह कहा जाता है। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार शैल में बदल जाते हैं तो उन्हें कहते हैं। कहे कोई चीज़ है, कोई पत्थर है, वो दबाव से और कठोरता के कारण वो बदल जाते हैं तो उन्हें कौन से पत्थर कहते हैं? तो आपको पता है, जो काया, जिनकी काया में अंतर आ जाए, कायांतर कहलाते हैं। जिनकी काया में अंतर आए, कायांतर। तो देखिए शिलाखंड जो है दबाव व कठोरता के कारण क्या होगा, उसकी काया में अंतर आएगा। तो यहाँ से आपका ऑप्शन बन जाएगा कायांतरित शैल, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरी नज़र से। प्रदीप्त वृत्त है, और ये एग्जाम में आया हुआ भी प्रश्न आपके सीटेट के। प्रदीप्त वृत्त क्या है? ऑप्शंस देखिए। एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति नहीं, ये गलत है। अगला ऑप्शन है वृत्त जो ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करता है, ये भी गलत है। तीसरा है वृत्त जो ग्लोब पर दिन और रात विभाजित करता है, इस रेखा को ही प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि उसके एक साइड दिन और एक साइड रात है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। और चौथा भी ऑप्शन देख ले कि विषुव पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। देखिए एक प्रश्न यहाँ से ये बनेगा कि जब दिन और रात बराबर होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो उस स्थिति को विषुव कहते हैं। यहाँ पे अपने आप में एक और प्रश्न छिपा हुआ है। विषुव क्या है? जब पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं वो विषुव कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि जूलू क्या है, और ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। जूलू क्या है? और ये देखिए सबसे बड़े पॉइंटों को छांटने के लिए यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका चारों ऑप्शंस में दिया है, तो जाहिर सी बात है जो भी होगा वो दक्षिण अफ्रीका से रिलेटेड होगा। अब जूलू देखिए क्या है, एक परंपरागत नृत्य है, या फिर किसी एक जनजाति का नाम है, भाषा है, या फिर वहाँ का एक राष्ट्रीय पशु है। तो जूलू आपकी एक भाषा है जो दक्षिणी अफ्रीका में बोली जाती है अधिकांश लोगों के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए। पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वो तारों की रोशनी से चमकते हैं उन्हें कहा जाता है। सूर्य भी आपका एक तारा है और इसी के प्रकाश से आपके ग्रह उपग्रह चमकते हैं। तो आपके ये जो क्या कहलाएंगे, ये पिंड, आपके ये पिंड खगोलीय पिंड कहलाएंगे। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि महासागर का जल तालाब और झील के शांत जल के विपरीत लगातार गतिमान रहता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपके महासागर का जल है वो सदैव गतिशील रहता है, जबकि वहीं तालाब और झीलों का जल क्या होता है, शांत रहता है।
और कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रवाह या गति नहीं है, यानी कि जल अगर जो चलने की गति है वो कौन सा नहीं है इसमें। ज्वार भाटा है, ये जल के उथल पुथल का ही एक हिस्सा है, यानी कि चलने का ही, गति की एक दिशा ही है। धाराएं भी आता है, आपकी तरंगे भी आता है, और आपका बचा जलचक्र, तो जलचक्र इसमें नहीं आता, ये कोई धारा, ये जल की गति नहीं है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कर्क वृत्त व मकर वृत्त स्थित स्थानों में क्या होता है, किस पोजीशन को ये देखना है। कम वर्षा होती है, मूसलाधार वर्षा होती है, कोई वर्षा नहीं होती, इनमें से कोई नहीं। देखिए, एक हमारी अगर पृथ्वी हम देखें तो ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर आपकी जो मूसलाधार वर्षा होती है, भूमध्य रेखा के लिए अगर ये प्रश्न होता तो आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता, लेकिन पूछा है कर्क और मकर रेखा पे, क्योंकि इन स्थितियों को एक साथ दिखाया जाता है। अगर इसी तरह से हम अगली रेखाओं को लेंगे तो इसकी स्थिति को एक साथ दिखाएगा। तो कहा जा रहा है कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे जो स्थान है उन पे उनकी स्थिति क्या होती है वहाँ पे वर्षा की, तो वहाँ मूसलाधार वर्षा होती है, कम वर्षा होती है, कोई वर्षा नहीं होती या कोई नहीं, तो वहाँ पे कम वर्षा होती है। भूमध्य रेखा की अपेक्षा अगर हम देखें तो वहाँ पे कम वर्षा होती है, इसलिए ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि तिथि रेखा वह रेखा है जो, फिर आपका खाली स्थान है दिया है कि डिग्री मध्याह्न पर खींची गई है। तो तिथि रेखा वह रेखा है जो 180 डिग्री के मध्याह्न पर खींची गई है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं क्या कहलाती हैं। देखिए, जो जिन पे उच्च दाब होता है वो घड़ी के विपरीत चलती है। घड़ी कैसे चलती है, आपकी इस कंडीशन में चलती है, लेकिन क्या है, ये उच्च दबाव होता है और ये कैसे चलती हैं, घड़ी के विपरीत चलती है, यानी कि ऐसे चलती हैं। और कहा जाए केंद्र से बाहर की ओर चलती है, तो ये हवाएं कुछ इस गति से, यानी केंद्र से बाहर की ओर घड़ी के विपरीत दिशा में निकलती हैं। ये क्या कहलाती है, ये आपका ऑप्शन 3 देखिए, प्रति चक्रवात कहलाती है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है, पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो विषुवत रेखा से पहले आप पृथ्वी को देखिए, यहाँ पे ये आपकी पृथ्वी बन गई, फिर यहाँ पे आपका ये बन गया विषुवत रेखा, फिर कहा है विषुवत रेखा से उत्तरी ध्रुव ये है आपका, ये दक्षिणी ध्रुव है। कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव पर जाने पर ग्रीष्म ऋतु में, आपको पता है कि शरद ऋतु जब होती है तो पृथ्वी की जो स्थिति होती है वो दक्षिणायन होती है, अर्थात जो ये आपका दक्षिण का पोल है ये सूर्य की तरफ झुका रहता है, लेकिन जो ग्रीष्म ऋतु है ये इसमें आपका उत्तरी पोल आपका सूर्य की ओर झुका रहता है। ये मान लीजिए सूर्य है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे दिन बड़े होते हैं और यहाँ पे दिन छोटे। यहाँ पे दिन होता है, पोलों की बात करें तो जो आपका उत्तरी पोल है यहाँ पे दिन रहता है, वहाँ पे दक्षिणी पोल में आपका अंधेरा रहता है। तो अब अगर उस तरफ बढ़ेंगे तो आपका क्या होगा, दिन की स्थिति पूछ रहा है, बढ़ती है घटती है क्या होती है, दिन की स्थिति आपकी बढ़ेगी, क्योंकि इस पोल पे सबसे देर तक सूर्य चमकेगा। इसलिए जब यहाँ से दक्षिणी विषुवत रेखा से जब आप ध्रुव की तरफ जाएंगे तो आपको दिन को जो स्थिति हो बढ़ी हुई मिलेगी, यानी कि लंबे दिन प्राप्त होंगे आपको। ऑप्शन 1 आप यहाँ पे आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है नीफे में अधिकता होती है। देखिए, जो पृथ्वी का सेंटर होता है इसे कोर भी कहा जाता है और इंग्लिश में नीफे कहा जाता है। नीफे क्यों कहा जाता है, यहाँ पे जिस तत्वों की अधिकता होती है उन तत्वों के हिसाब से इसका नाम दिया गया है। नी से निकल और फे से फेरत। देखिए, नी से निकल और फे से फेरत नीफे की अधिकता होती है। और कहाँ आपका ये ऑप्शन 4 देखिए, निकल और फेरस की अधिकता होती है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ है क्या है। ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, राजस्थान में एक जल विभाजन है, चीन की दीवार है, फिर राकी पर्वत की एक श्रृंखला है। तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया के निकट एक प्रवाल भित्ति है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहले आप असत्य कथन को ढूंढिए, असत्य कथन अपने आप निकल जाएगा। ऑप्शन देखिए, जब हवाएं ठंडी होती हैं तो उनमें नमी होती है, नमी नहीं होती। ये बात सही है, क्योंकि अगर आप चीनी वगैरह रख दीजिए गर्मियों के दिन में तो देखिए वो थोड़ी सी सिकसिकी सी हो जाए, गीली सी हो जाती है, गुड़ वगैरह गीले से हो जाते हैं, लेकिन जाड़े के दिनों में ऐसा नहीं होता क्योंकि हवा में नमी नहीं होती, जिसके कारण से ऐसा नहीं होता। अगला देखिए, जब हवाएं अधिक गर्म प्रदेशों से आती है तो तापमान बढ़ जाता है। सही बात है।
जब हवाएं शुष्क होती है तो आसमान स्वच्छ रहता है और कोई वर्षा नहीं होती। ये भी पॉइंट सही है। अगला दिया है, जब हवाएं नमी से भरपूर हो तो मेघों वाला मौसम संभव नहीं है, लेकिन संभव होता है। यहाँ पे नहीं शब्द देकर इस पॉइंट को गलत साबित कर दिया गया। और न ही ओलावृष्टि है, ओलावृष्टि हो भी सकती है अगर मौसम में नमी है। तो यहाँ पे आपका यही पॉइंट देखिए गलत लग रहा है और ये असत्य शब्द आपका इसी पॉइंट को इंगित कर रहा है। ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे सही हुआ। अगला प्रश्न देखिए, वायु में निहित नमी तो नहीं रहेगा। वायु में निहित नमी की उपस्थिति को क्या कहते हैं? ओलावृष्टि, आर्द्रता, ओस या बर्फ। तो वायु में जो नमी होती है उसे आर्द्रता कहते हैं। ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, पहले से मौजूद चट्टानों के टुकड़ों से बनी चट्टानों को क्या कहते हैं? एक चट्टान है, वो ऑलरेडी अब टूट टूट कर नई चट्टान बन रही है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे अवसादी चट्टान कहेंगे। कैसे? यहाँ पे क्या दिया है आपके? अवशिष्ट चट्टानें, जैविक चट्टानें, मृदु चट्टानें, आग्नेय चट्टानें। तो आपके अवशिष्ट चट्टानें होंगी। कैसे? जो मूल चट्टान है वो टूट रही है, अवशिष्ट में बिखर रही है, फिर ये बिखरे हुए अवशिष्ट इकट्ठे होकर फिर क्या करेंगे? एक नए चट्टान का रूप लेंगे, तो ये आपकी कहलाती है अवशिष्ट चट्टानें। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, दर्रा या घाटी किसे कहते हैं? दर्रा भूमि जो लंबी और सकरा रास्ता छोड़ती हुई अलग हुई हो। पर्वतों की गहरी घाटियां, एक घाटी जिसके दोनों ओर विशाल पर्वत फैले हों, इनमें से कोई नहीं। तो एक दरार होती है, दरार होती है जो 2 फट में डिवाइड होती है, और एक लंबी पट्टी होती है जहां से रास्ते बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। भूमि जो लंबी और सकरा रास्ता छोड़ती हुई अलग हो जाती है, यानी कि फट जाती हैं। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध, शुक्र, चंद्रमा और नेपच्यून। सूर्य का ग्रह, सूर्य के ग्रह देखिए सारे जो आपके 8 ग्रह है वो सूर्य के ग्रह है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है? ये पृथ्वी यानी कि ग्रह, पृथ्वी ग्रह का एक उपग्रह है चंद्रमा। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे सही है। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि रेशमी वस्त्र उद्योग के लिए रेशम किस जीव से प्राप्त होता है? कोकून से, पेंगुइन, याक से, भेड़ से। तो देखिए जो आपका रेशम का कीड़ा होता है ये कोकून का निर्माण करता है, इसी कोकून से रेशम प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पे सही है। तो फ्रेंड्स आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।